कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। 2 आदमी। 50-50 कोस दूर तक जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, चुप हो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। ये डायलॉग्स 70-80 के दशक में आई सुपरहिट फिल्म शोले से लिए गए हैं और काफी ज्यादा प्रचलन में आज भी बोले जाते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि असल जिंदगी में भी इन डायलॉग्स की कोई अहमियत है या फिर बस केवल फिल्मों तक ही सीमित है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय हुआ करता था जब इस चंबल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एवं यहाँ राजस्थान उत्तर प्रदेश के चंबल समीपवर्ती इलाकों में गब्बर सिंह का एक बहुत बड़ा भय कायम था और यहाँ पर गब्बर सिंह की तूती बोला करती थी। तो ये डायलॉग्स उस समय में रियल में वास्तविक जीवन में यहाँ पर कई बार बोले गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील तोमर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल तोमर व्यूज नेशन में। तो दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश में भिंड जिले के एक छोटे से गांव डांग बड़खरी में और ये पूरा चंबल का क्षेत्र आता है। अब काफी सारा यहाँ पर बीहड़ है। तो ये जो है गब्बर सिंह का गांव है। रियल में जो डाकू गब्बर सिंह थे उनका ये गांव हुआ करता था। साल 1926 में भिंड जिले के डांग गांव में एक गरीब किसान परिवार के यहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है। बहुत ही सुंदर नए नक्श वाला बच्चा होता है। तो काफी गरीब परिवार से होने के बावजूद भी काफी सुंदर बच्चा था। लोग उसको प्यार से गबरू गबरू नाम से बुलाते हैं। माता पिता एक गरीब किसान हुआ करते थे और जब किसानी से गुजारा नहीं चलता था तो यहाँ पास स्थित एक पत्थर की खदान में उसके पिताजी यहाँ पर काम किया करते थे। वहीं पर उन्होंने गबरू को भी लगा के रखा था। जैसे तैसे करके समय गुजर रहा था। उसी दौरान एक जमीनी विवाद होता है। गांव के 4 रसूखदार लोगों से गबरू के पिताजी से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो लोग गबरा के पिताजी को बुरी तरीका से पीटते हैं। गबरा बहुत ज्यादा टूट जाता है। जब जमीन हत्या ली जाती है तो एक पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत का फैसला भी इस प्रकार से आता है कि वो जमीन भी छीन ली जाती है। गबरा को बहुत बुरा लगता है। मलाल की स्थिति लिए जैसे तैसे करके जीवन काट रहा था, मगर एक बार फिर से उसको प्रताड़ित किया जाता है। उसके पिताजी को काफी बुरी तरीका से पीटा जाता है। इसके बाद गबरा के मन में कहीं ना कहीं प्रतिशोध की ज्वाला उसके मन में भड़कने लगी थी और गबरा ने ये निश्चय कर लिया था कि जैसे ही मौका लगेगा मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और मौके की तलाश में वो रहता है और एक बार मौका लगता है तो उनमें से 4 लोगों में से 2 लोगों को वो हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद फरार हो जाता है। चंबल के बीहड़ों में कूद जाता है और वहां पर डाकू कल्याण सिंह के संपर्क में आता है। डाकू कल्याण सिंह के साथ रहकर उसने फरारी के डकैने के वो जो भी गुर होते हैं सारे गुर उसने सीख लिए थे और उसके बाद फिर उसने अपनी एक टीम बनाई, अपनी एक गैंग बनाई और वहां से शुरू होती है खूंखार डाकू गब्बर सिंह की कहानी। डाकू गब्बर सिंह बहुत ही ज्यादा खूंखार और बहुत ही ज्यादा भयानक रूप लेकर इस चंबल क्षेत्र में एक बहुत बड़े डाकू के रूप में उभरता है। डाकू गब्बर सिंह बहुत ही बड़ा अंधविश्वासी था। एक तांत्रिक ने उससे बताया कि यदि आप 116 लोगों के नाक कान काट कर वो अपनी कुल देवी शीतला माता पर चढ़ाएगा तो कभी भी उसकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी और कोई भी पुलिस वाला उसका एनकाउंटर नहीं कर पाएगा। जब ये बात तांत्रिक ने बताई तो वो काफी ज्यादा आक्रामक हो गया और जो भी लोगों को वो पकड़ता था, जो भी अपहरण करता था, जिन लोगों को उनके भी नाक कान काट लिया करता था और जो भी लोग उसके दुश्मन थे उनको मारता था उसके भी नाक कान काट लिया करता था। तो दोस्तों 1-2 वर्ष में ही उसने 116 लोगों के नाक कान काट कर माता के मंदिर पे चढ़ा दिए थे। तो दोस्तों काफी भयावह डाकू था गब्बर सिंह और उसके सामने कोई भी गवाही नहीं देता था। जो भी उसकी मुखबिरी करता था उसको बहुत बुरी तरीका से निर्मम हत्या किया करता था उसकी, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ मुखबिरी देने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों एक बार पुलिस ने बच्चों को मुखबिर बनाया और बच्चों को मुखबिरी बनाने के बाद जो भी जानकारी बच्चों से मिली, गब्बर सिंह को उस बात का पता चला। जैसे ही उसको इस बात की जानकारी हुई कि बच्चों ने मुखबिरी की है, उसने एक साथ खड़ा करके 21 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। जब 21 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जहन में पहुंचा, जब उनको इस बात की जानकारी हुई तो उनकी रातों की नींद हराम हो गई और उन्होंने तत्काल एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उसमें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कैलाश नाथ काटजू को तत्काल निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में गब्बर सिंह का खात्मा होना चाहिए। सन 1975 में आई फिल्म शोले के संजीव कुमार ठाकुर की भूमिका में बोलते हैं, गब्बर सिंह चाहिए जिंदा या मुर्दा। तो दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने से 19 साल पहले यह डायलॉग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कैलाश नाथ काटजू द्वारा सर्वप्रथम यह डायलॉग बोला गया था कि गब्बर सिंह चाहिए जिंदा या मुर्दा। और इसी डायलॉग का उपयोग शोले फिल्म में किया गया था, और वो ये डायलॉग वहां तक कैसे पहुंचा था ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से गब्बर सिंह की कहानी का कनेक्शन बॉलीवुड से था, और किस प्रकार से यहाँ गब्बर सिंह की रियल कहानी को फिल्म में किस प्रकार से वहां पे रखा गया। शोले फिल्म किन चीजों को ध्यान में रख के बनाई गई और क्या कनेक्शन था शोले फिल्म के और गब्बर की इस हकीकत के कहानी के बीच का, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। उसी समय तत्काल एक एसटीएफ की टीम का गठन किया जाता है, और इन चंबल के बीहड़ों में एसटीएफ की टीम अपना डेरा जमा लेती है, और उस टीम को लीड करते हैं 26 वर्ष के डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी। और एसटीएफ की टीम जब अपना डेरा जमा लेती है, काफी प्रयास के बाद भी, तो 3 वर्षों तक गब्बर का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता है, और एसटीएफ की टीम यहाँ पर तैनात रहती है। उसी दौरान क्या होता है कि भिंड के नजदीक एक गांव में अग्निकांड हो जाता है, और उस अग्निकांड में काफी लोग अपने आप को बचाते हुए बाहर भाग जाते हैं, और एक 7-8 साल का बच्चा उस मकान में आग की लपटों के बीच में फंस जाता है। उसी समय डीएसपी राजेंद्र मोदी का आना होता है, और डीएसपी साहब वहां उस घर में कूद जाते हैं और अपनी जान पर खेलते हुए उस बच्चे को आग की लपटों से बाहर निकाल के लाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद वहां मौजूद गांव के लोगों में डीएसपी राजेंद्र प्रसाद के प्रति और उनकी बहादुरी और आत्मविश्वास का लेवल ग्राफ काफी बढ़ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि हाँ, ये डीएसपी बहुत ज्यादा काबिल है और बहुत ज्यादा हॉनेस्ट बहादुर है। तो उसके बाद लोगों में जब ये भावना जागती है, तो फिर डीएसपी साहब वहां स्थित लोगों से कहते हैं कि यदि आपको कभी भी गब्बर सिंह का कोई सुराग मिले तो मुझे जरूर बताना। इस घटना के बाद जब वो वापस आ जाते हैं, कुछ समय बीतने के बाद फिर उसी बच्चे के पिता द्वारा एक मुखबिरी प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि गब्बर सिंह अपने गांव की ओर आ रहा है। इस मुखबिरी के बाद यहाँ पर एसटीएफ की टीम डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी के साथ मध्य प्रदेश के आईजी केएल रुस्तम भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और उसी दौरान यहाँ पर डाकू गब्बर सिंह और एसटीएफ की टीम एवं डीएसपी राजेंद्र प्रसाद और आईजी केएफ रुस्तम, इन लोगों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, और उस भयंकर मुठभेड़ में गब्बर सिंह के साथ साथ यहाँ पर 9 अन्य डाकू भी मारे जाते हैं। तो दोस्तों, जिस स्थान पर उसका एनकाउंटर हुआ था वो स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ समीप में ही है। इत्तेफाक की बात है, इस घटनाक्रम के एक दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था, उनका जन्मदिन था। तो आईजी केएफ रुस्तम पहले मुख्यमंत्री जी को फोन करते हैं और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। उसके एक दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। उसी दिन केएल रुस्तम जी उनको फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं, हैप्पी बर्थडे सर, गब्बर सिंह मारा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने इस प्रकार से इस बात को बताते हुए उनको बर्थडे गिफ्ट दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर आईजी केएफ रुस्तम को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। उस समय पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले केएफ रुस्तम पहले आईजी थे जो कि पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। तो दोस्तों, किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम रहा, इस फिल्म को लिखा है जावेद सलीम ने, जो कि सलमान खान के पिताजी हैं। उसी समय में इंदौर में सलमान खान के पिताजी जावेद सलीम रहा करते थे, और उनके पिताजी यानी कि सलमान खान के दादाजी इंदौर में डीएसपी हुआ करते थे। और उसी दौरान जब वहां पर गब्बर सिंह की घटनाओं के बारे में काफी जिक्र हुआ करते थे, तो सलीम उन बातों को सुना करते थे और बार बार उनके सामने उनकी कई सारी घटनाएं आती थी। इस प्रकार बार बार उनकी घटनाओं को सुनने के बाद फिर सलीम के मन में विचार आया शोले फिल्म को बनाने का। जया भादुड़ी के पिता अरुण भादुड़ी उस समय सांसद एवं पत्रकार थे, क्योंकि उन्होंने गब्बर सिंह के मामले को कई बार कवरेज किया था, इसलिए उनके मन में भी काफी सारी कहानियां थी। गब्बर चाहिए जिंदा या मुर्दा, ये डायलॉग मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया था, और ये डायलॉग तरुण भारती जी ने संजीव कुमार को दिया था। और इस प्रकार के कई सारे डायलॉग पुलिस प्रशासन के जो लोग थे उनके द्वारा हुई घटनाओं के बारे में जो जिक्र हुआ करते थे, उन सारी चीजों को अरुण भादुड़ी जी और डीएसपी सलमान के दादाजी द्वारा ये सारा घटनाक्रम एक फिल्म इंडस्ट्रीज में शामिल हुआ, और उसके बाद में बनकर शोले फिल्म तैयार हुई। हालांकि अमजद खान द्वारा निभाया गया गब्बर सिंह का किरदार टोटल गब्बर सिंह पे आधारित नहीं है, फिर भी काफी हद तक गब्बर सिंह पे आधारित वो फिल्म अपने आप में एक बहुत सुपरहिट फिल्म हुई थी।
तो आज मैं खड़ा हूं चंबल के इस डांग बड़खरी गांव में, और गब्बर सिंह इसी गांव से निकला हुआ एक डाकू था, जो कि बहुत ही कुख्यात और बहुत ही खूंखार डाकू साबित हुआ था। भारत सरकार की नाक में दम करके रखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रातों की नींद हराम कर दी थी। तो आज मैं खड़ा हूं गब्बर सिंह के गांव में। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा गब्बर सिंह के गांव से, उनके घर से और उनके परिजनों से। तो बने रहिए हमारे साथ में। अभी चलेंगे गांव में और वहां जाकर बताएंगे, आपको दिखाएंगे वो सारी चीजें। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गब्बर सिंह के गांव के नजदीक, और ये गब्बर सिंह के गांव के नजदीक का एरिया है, और इसी एरिया के आसपास यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था। इधर जो है यहाँ पर एसटीएफ की टीम थी, और इधर डाकू गब्बर सिंह की गैंग थी। डाकू गब्बर सिंह और एसटीएफ के बीच में इसी जगह भी गोलीबारी हुई थी, बहुत बड़ी मुठभेड़ थी, और उसमें गब्बर सिंह और उसके 9 साथी मारे गए थे। तो ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा बीहड़ का इलाका है। आप देख रहे होंगे काफी सारे पेड़ पौधे आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यही नजदीक में गांव है। तो चूंकि गब्बर सिंह अपने गांव में आया था, और यहाँ पर मुखबिरी के बाद ये पता चला कि गब्बर सिंह गांव में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर उसको घेर लिया गया था, और यहाँ पर जो है गोलीबारी हुई थी। ये पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से पत्थर यहाँ और भी हुआ करते थे। आप देख रहे हैं काफी सारे यहाँ पर पत्थर हैं, और पत्थर की ओट लेकर गोलियां चल रही थी। और इधर ये बीच में एक रास्ता है, और रास्ते से नीचे थोड़ी खाई है। उस खाई के पास में जो है एसटीएफ की टीम थी, डीएसपी राजेंद्र प्रसाद थे, आईजी के एफ रुस्तम थे, और उन्हीं के बीच में यहाँ पर ये गोलीबारी हो रही थी। तो दोस्तों यही वो क्षेत्र है, और यहीं पर स्थित है डांग गांव, और डांग गांव के पास में गब्बर सिंह का एनकाउंटर वाला ये पूरा क्षेत्र है। आप देख रहे हैं इस पत्थर की ओट में यही आसपास में ही गब्बर सिंह को गोली लगी थी, और यहीं पर वो ढेर हो गया था। तो दोस्तों ये है उसका एनकाउंटर स्पॉट, यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था। चलिए चलते हैं गाँव में और आपको मिलवाते हैं गब्बर सिंह के परिजनों से। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको गब्बर सिंह के बारे में पूरी कहानी बताई, किस प्रकार से वो डाकू बने थे, क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई थी, और एनकाउंटर जो स्पॉट था वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद अभी हम आ चुके हैं गब्बर सिंह के घर पे, जो बहुत ही खूंखार कुख्यात डाकू गब्बर सिंह रहे हैं। आज हम उनके घर पे यहाँ बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं उनका ये घर है, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं उनके बाद जो पीढ़ी हुई है, और उनके जो लड़के नाती, उन्हीं में से आज एक सदस्य हमारे साथ में बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? भूरे सिंह। भूरे सिंह। तो आप का क्या रिलेशन है? जो डाकू गब्बर सिंह थे वो आपके क्या लगते थे? बाबा लगते थे। अच्छा, बाबा लगते थे। ये उनके नाती हैं। तो आप ये बताइए, काफी पुरानी घटना है, लगभग मुझे लगता है 70-75 साल के आसपास हो गई होंगी, और इतनी पुरानी घटना के कुछ मुख्य अंश जो है आपके जहन में, आपने खुद तो नहीं देखे होंगे मुझे पता है, मगर आपने अपने पिताजी और चाचा दाऊ जो है उनसे सुने होंगे। तो किस प्रकार से आपने कुछ घटनाक्रम थोड़ा सुना है, संक्षिप्त में हमें बता पाओगे कि आप किस प्रकार से क्या हुआ? गांव का विवाद था, वैसे ही गांव में लड़ाई हो गई थी, उस चक्कर में वो फरार हो गए थे। गांव में रहते थे, उस चक्कर में वो फरार हो गए थे। ठीक है। अच्छा अच्छा, उस चक्कर में फरार हुए थे। तो जमीन को लेकर विवाद हुआ था, और उसको जमीन को लेकर विवाद हुआ था, उसी चक्कर में वो फरार हो गए थे। अच्छा, बदला लेने के लिए उन्होंने मारा था। हाँ, तो उसी का बदला लेने के लिए वो जो है फरार हुए थे। अच्छा, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके भतीजे, और किस प्रकार से बता रहे हैं। तो फरारी के दौरान कभी ऐसा भी हुआ है, आपने सुना होगा कि कई बार ऐसे किस्से होते हैं कि गांव में एक बार घर पे आए थे फरारी के दौरान, तो यहाँ पर पुलिस आ गई, तो फिर उनको मुठभेड़ हो गई बीच में, या फिर 1-2 बार घटनाक्रम ऐसा हुआ पता चल गया। इस प्रकार से कोई सुनी है बात आपने पहले? वहीं वो घर नहीं आते थे, बाहर ही रहते थे। तो अच्छा, बाहर ही जा रहे थे। वैसे भी ये बात बहुत फेमस है कि डाकू गब्बर सिंह बीहड़ में ही बराबर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था, और ज्यादातर समय काल उन्होंने जंगल में ही काटा था। इसलिए गब्बर सिंह को एक पहचान जो होती है वो चंबल के डाकू के रूप में ही होती है। अक्सर लोग नहीं जान पाते इस बात को कि कोई गांव भी है उनका। अधिकांश लोग कहते हैं कि गब्बर सिंह का कोई गांव नहीं था, और गांव तो किसी न किसी का होता ही है। तो दोस्तों आज हम उनके गांव डांग में बैठे हैं, और यहाँ पर उनके भतीजे हैं। तो ये बताइए कि कितने भाई थे डाकू गब्बर सिंह? गब्बर सिंह 3 भाई थे। 3 भाई थे। वो बड़े थे या छोटे? सबसे बड़े थे।
सबसे बड़े थे। उनके बाद जो छोटे भाई थे उनके, आपका जो फैमिली है वो अभी है? हाँ अच्छा, उनके जो गब्बर थे और उनका स्वयं का परिवार भी था? हाँ है ना। अच्छा, वो कहाँ पर है? वो मथुरा में रहता है। एक लड़का था, खत्म हो गया, 2 बच्चे हैं उनके, नाती है उनकी। अच्छा अच्छा, जो लड़का था, एक ही लड़का था उनके पास, वो खत्म हो गया, और उनके अभी 2 नाती हैं जो कि नजदीक में ही एक गांव पड़ता है हिम्मतपुरा, वहां पर रहते हैं। बाकी ये लोग यहाँ पर हैं। जो उनके जो छोटे भाई थे उनके जो परिजन हैं यहाँ पर हैं, और उनके स्वयं के परिजन थे वो वहां पर अपने मामा के यहाँ पे रहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बता रहे हैं, जो कि आज यहाँ पर कोई है नहीं उनके घर पे, इसलिए ये मिले हैं। और ये छोटे, काफी उनका उम्र में डिस्टेंस है, उनके जमाने से 40-50 साल का डिस्टेंस है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं। जो कुछ भी बताया है आप समझ लीजिए। तो आपको कैसा लगता है जब आप सुनते हो कभी इस बात को कि डाकू गब्बर सिंह के परिवार से हैं, आप गब्बर सिंह के परिवार से हो, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब अच्छा फील होता है या बुरा है? बस केवल ये बताइए। अच्छा ही फील होता है, उससे क्या, देखो तो फरार हुए थे, उसके पलटे में क्या कोई दिक्कत थी? गाँव में विवाद था, हो गए तो हो गए। यहाँ पर डाकू जो शब्द है ना, उसको गलत मानते हैं लोग, क्योंकि वास्तविक में डाकू शब्द एक लेवल से काफी छोटा होता है, और डाकू का भावार्थ जिस प्रकार से सोचा जाए, चोर डाकू बदमाश उस टाइप से आता है, लेकिन डाकू नहीं। हमारे यहाँ पर बागी, बागी का अर्थ होता है जिस किसी ने अपने परिवार के लोगों को सताया है, जमीन कहीं से छीनी है या किसी प्रकार से प्रताड़ित किया है, तो वो लोग उसका बदला लेने के लिए वो लोग अक्सर फरार हुआ करते थे, बगावत किया करते थे अपने परिवार के खिलाफ हुई जुल्मों पे। तो इसलिए उनको जो है बागी कहा जाता था। वो वास्तविक में बागी एक बड़ा नाम है, कहीं ना कहीं बगावत का एक शब्द है बागी, और अपने परिवार के प्रति इस प्रकार के रवैये को लेकर लोग फरार होते हैं। इसलिए भाई को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा कहीं भी असम्मान नहीं होता, कहीं बुरा नहीं लगता, बल्कि सम्मान बढ़ता है, क्योंकि वास्तविक में बागी एक अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, और कहीं ना कहीं बगावत के लिए उन्होंने बागपन किया था, इसलिए इनको अच्छा लगता है। तो यही बात है ना भाई? हाँ यही बात है। तो देखिए ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने आपके बीच में रखी। मैंने आपको आज डाकू गब्बर सिंह जो रहे थे उनकी पूरी कहानी बताई, उनका एनकाउंटर स्पॉट वो क्षेत्र था वो भी बताया, और अंत में आपको ये घर दिखाया है। यहाँ पर उनके भतीजे जो बैठे हुए उनसे मैंने आपकी वार्तालाप भी करवाई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिखाया गया ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए दोस्तों, और शेयर करिए। मिलता हूँ एक बार फिर से लेकर इसी प्रकार का एक नया वीडियो, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।